बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपने पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से करना होगा। और इस वक्त जो है एक स्टूडेंट मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं जिनका अभी वो इंट्रोडक्शन भी अपना करवाएंगे और इनसे हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे कि ए से लेकर जेड तक पूरा प्रोसेस जो है इन्होंने स्वीडन का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए किस तरह से किया और कितने अरसे में इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है। इनको माशाल्लाह अभी जो है स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका है। तो अभी पूरी जो प्रोसेस है वो पूरा तरीकाकार ए से लेकर जेड तक सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ मैंने तैयार किए हुए हैं जो कि हम इनसे पूछेंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट भाई जो कि स्वीडन जाना चाहते हैं स्टडी बेस पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन किस तरह से लेनी है, पूरा वीज़ा प्रोसेस की 3 मेरी वीडियो जो है वो मौजूद हैं नीचे। तीनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ जो दे सकते हैं। आज की जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से है स्वीडन का। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं जो मेरे दोस्त हैं इनको मैं ये अपना नाम बताएं और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं, फिर हम इनसे क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल मुनीर, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से बीबीए ऑनर्स किया था और स्वीडन में मैंने अप्लाई किया था मास्टर स्टडी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हुआ था गोथमबर्ग यूनिवर्सिटी में। और इसके एडमिशन के बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मुझे विदाउट इंटरव्यू वीज़ा ग्रांट हुआ है रिसेंटली स्वीडन का। और अगस्त में मेरी क्लासेस हैं और इंशाल्लाह अगस्त में जो है मैं अप्लाई करूँगा। अच्छा मुजम्मिल भाई, बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि चूँकि हम सीक्वेंस वाइज जो है वो सारे क्वेश्चन आपसे करेंगे, पहले तो ये बताएं कि आप अगर कोई भी बंदा जो है वो स्वीडन का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो सीक्वेंस वाइज सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से अगर कोई नया स्टूडेंट कोई भी जो है वो मास्टर डिग्री के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, किसी भी कोर्स के लिए जो है एडमिशन लेना चाहता है तो वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से जो है वो वीज़ा वो एडमिशन के लिए जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो अप्लाई करेगा, वो हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्वीडन के बारे में मैं एक बताता चलूँ कि इसका अप्लाई करने का प्रोसेस सबसे आसान है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसमें आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग चाहते हैं, देखते हैं कि यार मैंने स्टडी के लिए बाहर अप्लाई करना फॉरेन कंट्री में, तो कोई ना कोई कंसल्टेंट ढूंढते हैं। तो वो आगे ही कंसल्टेंट जो है वो देख रहे हैं कि कोई ना कोई कस्टमर आए और वो अपनी उन्होंने 50,000 लाख रुपया इतनी फ़ीस रखी है। लेकिन स्वीडन का प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दिए जाएंगे इसके अप्लाई करने के, कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, एक ही पोर्टल है स्वीडन का जिसमें अप्लाई होता है। आपको किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको एक पोर्टल है universityadmission.se, उस पर आपने अप्लाई करना है। उस पर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे कोर्सेज उसी में हैं, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है उसी पे है। एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, डेडलाइंस क्या है उनकी। उस पोर्टल की जो फ़ीस है वो 900 करोड़ है। वो तकरीबन पाकिस्तानी 20,000 रुपये बन जाते हैं, 18 से 20,000 में। वो आपने पे करने होते हैं। और मास्टर्स के लिए आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम, और बैचलर्स के लिए आप 8 यूनिवर्सिटीज़ में उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपने 4 यूनिवर्सिटीज़ 4 कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं मास्टर्स के लिए, और 8 यूनिवर्सिटीज़ या 8 कोर्सेज आपने सेलेक्ट करने होते हैं बैचलर्स के लिए। आप बेशक 8 कोर्सेज एक ही यूनिवर्सिटी के रख लें या 8 कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रख लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलो स्वीडन के हवाले से कि अगर आप जा रहे हैं स्वीडन तो कम से कम जो कोर्स है वो आपका 2 साल का होना चाहिए। इससे कम ड्यूरेशन वाले कोर्स में एडमिशन नहीं लेना। उसका फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पे जब पर्सनल नंबर अप्लाई करना है, पर्सनल नंबर हम कह लें कि आप जैसे यहाँ पे हमारा पाकिस्तान में आईडी कार्ड है, आपने अगर वहाँ पे वो कार्ड हासिल करना है, नंबर लेना है अपने आइडेंटिटी नंबर, तो उसके लिए आपका कम से कम वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। अब जो 2 साल का कोर्स है उसमें आपको एम्बेसी 13 माह का वीज़ा लगा के देती है। उसमें भी एक्सेप्शनल केस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल जो जिनका वीज़ा हम 2 साल का अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट में आती हैं, वो एक सेपरेट है।
लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा जो है वो 13 माह का होता है, और जो हमें वहाँ पे जाके पर्सनल नंबर अप्लाई करना है उसमें हमें कम से कम वीज़ा 365 दिन यानी कि 1 साल का होना चाहिए। और अगर 1 साल से कम 1 दिन भी हो गया तो हम पर्सनल नंबर अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अगर आप 1 साल का कोर्स लेंगे तो एम्बेसी कभी भी आपको 13 माह का वीज़ा नहीं देगी, एम्बेसी 1 साल का वीज़ा देगी। और आप जब जाके वहाँ पे जाएंगे पर्सनल नंबर आप अप्लाई करने नहीं कर सकेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि ना आप जो है वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपके पास कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे। पर्सनल नंबर से आप जो है वो वहाँ पे बस स्टेशन वगैरह के जो है कार्ड्स उसमें बेनिफिट होता है आपको, स्टोर्स वगैरह में आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है आपने उसमें होता है। लिहाजा पर्सनल नंबर वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 2 साल के कोर्स में अप्लाई किया जाए। ये बताइएगा कि आपने जो है कौन से जो है एडमिशन लिया है, कौन सा कोर्स में, आप वो भी उसके बारे में ज़रा मुख्तसर गाइड कीजिए। जी, मेरा कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन मार्केटिंग एंड कंजम्पशन, गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसमें मेरा एडमिशन हुआ है और विदाउट आइल्स मेरा एडमिशन हुआ है। इसके साथ उसकी ड्यूरेशन जो है 2 साल ही है, और अगस्त में वो स्टार्ट होगा 2023 में। अच्छा, ये दूसरा, ये जितने भी स्टूडेंट जो हैं अभी सुन रहे हैं, ये बताइएगा कि एज ए जनरल, आपका केस नहीं, एज ए जनरल मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जो है वो स्वीडन का एडमिशन लेना चाहता है किसी भी कोर्स में, किसी भी डिग्री में, तो उसके लिए आइल्स जो है वो कंपलसरी है या नहीं? जी, आइल्स जो है, अगर आप मैंने आपको जो बताया university.admission.se, इस पर भी देखें, उन्होंने एंटी रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है कि कुछ डिग्रीज़ हैं जिनमें वो आइल्स की एग्जामेशन देते हैं मास्टर स्टडीज़ के लिए। ये सबसे पहले बता दूं कि मास्टर स्टडीज़ में कंप्यूटर साइंस, मेडिकल और ये जो डिग्रीज़ हैं हमारी, इनमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आईटी है, अगर आपका बैचलर में अगर आपने आईटी किया हुआ है और फिर भी आपको आइल्स की ज़रूरत है, इसमें एग्जामेशन नहीं है, लेकिन ये डिग्री ऑनर होनी चाहिए आइल्स की एग्जामेशन के लिए। दूसरे नंबर पे अगर आपकी बिज़नेस स्टडीज़ है तो उसमें भी आपको आइल्स की ज़रूरत है, तो जीमेट भी चल सकता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। और अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो बैचलर्स में 6.5 ओवरऑल और नॉट लेस देन 5.5 है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका इससे कम आइल्स है, 5.5 है ओवरऑल, तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाथवे कोर्सेज ऑफ़र करती हैं, यानी कि एक सेमेस्टर जो है वो आपको पहले इंग्लिश कोर्स का पढ़ना पड़ता है। वो एज अ सॉर्ट ऑफ कह लें कि आइल्स ही है, वो आप वहाँ पे जाके एक सेमेस्टर लगाते हैं इंग्लिश का, देन आप जो है वो डिग्री में एंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताएं कि जो भी ड्यूरेशन है, अगर आप एडमिशन जो है, अगर एक स्टूडेंट जो है आज अप्लाई करता है तो कितने अरसे में जो है उसको एडमिशन जो है वो मिल जाता है? और नॉर्मली जो एक सेमेस्टर की फ़ीस है, एज ए होल मैं बात कर रहा हूँ जनरल की, कितनी जो है एक सेमेस्टर की फ़ीस है? चाहे वो आईटी में आप जा रहे हैं, चाहे मार्केटिंग में जा रहे हैं, चाहे आप किसी मेडिकल की फील्ड में जा रहे हैं, तो ये ऑन एन एवरेज जो है एक सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है स्वीडन की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हम जो है एडमिशन लेते हैं? तो सबसे पहले तो इसके एडमिशन जो है वो साल में 2 दफ़ा ओपन होते हैं, एक ऑटम इनटेक है और एक स्प्रिंग इनटेक है। जो ऑटम इनटेक है वो मेन इनटेक होती है स्वीडन की, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ और सारे कोर्सेज ओपन होते हैं। लेकिन स्प्रिंग इनटेक में बहुत कम कोर्सेज और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करती है, लिहाजा मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑटम इनटेक को चूज़ किया जाए। उसके एडमिशन जो है वो अक्टूबर में ओपन होते हैं। इस साल 16 अक्टूबर को ओपन हुए थे और 15 जनवरी तक जो है वो एडमिशन ओपन रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपको रिज़ल्ट का वेट करना पड़ता है। उसका रिज़ल्ट आया था 9 अप्रैल को, यानी कि आपने 16 अक्टूबर को अगर अप्लाई किया तो आपको 9 अप्रैल तक वो जो 6 माह बनते हैं आपको रिज़ल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। रिज़ल्ट आएगा देन आप वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हैं फ़ीस पे करके। फ़ीस के हवाले से बात करें तो फ़ीस के हवाले से ये है कि सॉरी मैं इधर आपकी बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि इसमें कोविड का भी कोई इम्पैक्ट है कि कोविड की वजह से इतना ड्यूरेशन लगा है या रूटीन में भी इतना ही टाइम लगता है? नहीं, रूटीन में भी स्वीडन का इतना ही टाइम लगता है। नॉर्मली देखा जाए तो इनके जो एडमिशन प्रोसेस है वो इसमें इतना ही टाइम लगता है। दूसरी इनटेक जो है वो जून में अभी ओपन हुई है। 1 जून से लेके 16 अगस्त तक उसका ड्यूरेशन है। 16 अगस्त को एडमिशन क्लोज होंगे। 1 सितंबर तक हम उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं पोर्टल की, वो जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा अक्टूबर में, और अक्टूबर के मिड में रिज़ल्ट आएगा, देन आप वीज़ा की तरफ जाएंगे, यानी कि वो भी 2-2.5 माह तक आपको वेट करना पड़ेगा इस इनटेक में भी। फ़ीस के हवाले से बात करें तो फ़ीस के हवाले से यह है कि वहाँ पे जो आईटी के या कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज हैं या इंजीनियरिंग है, उनकी फ़ीस जो है एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस कोर्सेज थोड़ी ज़्यादा है। बिज़नेस कोर्सेज़ की फ़ीस जो है वो आप स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी देख लें, लीनियस देख लें, या
गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देख लें, इनमें कंपैरेटिवली कम है। जैसा कि नॉर्मली फ़ीस है 45,000 क्रोन, 50,000 क्रोन, लेकिन जो आईटी के कोर्सेज हैं इनकी 60,000 से स्टार्ट होती है, उससे अबव है 70,000, 72,000। वो तकरीबन पाकिस्तानी जो है 11 लाख से शुरू होकर 14 लाख तक जाती है। और बिज़नेस कोर्सेज़ की जो है वो आपकी 8 लाख से 9 लाख या 10 लाख के दरमियान फ़ीस हो सकती है आपकी। सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितना होता है टोटल, वो भी ज़रा बता दीजिएगा। एक सेमेस्टर जो है उसका ड्यूरेशन जैसे पाकिस्तान में है 6 माह, लेकिन उसमें छुट्टियां भी इंक्लूड होती हैं, तो वो कह लेंगे आप 4 माह का सेमेस्टर ही होता है। यह है कि आज जो है हमें एग्जांपल के तौर पर पूछ रहा हूँ कि आज जो है हमें ऑफ़र लेटर जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिसीव हो जाता है स्वीडन की किसी भी, तो उसके बाद जो है फिर वीज़ा प्रोसेस में जो है वो कितना टाइम लगता है? जी, ऑफ़र लेटर आने के बाद यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइस भेजती है जो आपने फ़ीस पे करनी होती है, उसकी भी डेडलाइन होती है। उसमें यह है कि ऑफ़र लेटर के आने के बाद यूनिवर्सिटी मोस्टली आपको महीना या 25 दिन या कम से कम भी 20 दिन की आपको डेडलाइन देती है कि आप फ़ीस पे करें। उसमें आप जितनी जल्दी फ़ीस पे कर दें आप वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। वीज़ा फ़ाइल करने के बाद एम्बेसी का जो टाइम है वो 2 से 4 माह है वेट करने का टाइम। 2 से 4 माह के अंदर अंदर आपको डिसीजन दिया जा सकता है। अब जब आपने वीज़ा फ़ाइल कर दिया, वीज़ा फ़ाइल करने के बाद का प्रोसेस ये है कि आप वेट कर रहे हैं। वेट करने के हो सकता है आपको अप्लाई करने के अगले दिन ही मेल आ जाए कि उनको कोई आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, आपकी प्रीवियस डिग्रीज मांग लेते हैं, तो वो आपने उनको प्रोवाइड करनी होती हैं। या अगर आपको वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको ईमेल कर देंगे। अदरवाइज़ जो है आपको अप्लाई करने के बाद वेट ही करना होगा कि कब आपका डिसीजन है। इसमें स्टेटमेंट के हवाले से एक आपसे क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट में बताइएगा कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई करता है 2 साल के लिए, 2 साल के कोर्स के लिए, उसकी स्टेटमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए अपनी। और दूसरा ये भी बताएं कि स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट की पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए या वो अपने किसी भाई, वालिद, वालदा या किसी और रिलेटिव की जो है स्टेटमेंट उसके ब्याह पे भी जो है वो अप्लाई कर सकता है या नहीं? स्वीडन के लिए ये है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो अपनी होनी चाहिए। इसमें किसी आपके फादर की या किसी रिलेटिव की स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो अकाउंट है जिसमें पैसे हैं वो आपसे बिलोंग करना चाहिए। उसमें मैं अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो 13 माह के वीज़ा के लिए तकरीबन 22 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए हम 1-2 लाख ऊपर यानी कि 24 से 25 लाख रुपए रखते हैं कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन भी करें तो मसला ना हो। अगर आप 2 साल के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 मिलियन यानी कि 40 लाख रुपए की स्टेटमेंट रखनी है, और ये सिंगल एप्लीकेंट के लिए। अगर आपके साथ आपकी वाइफ है या आपके बच्चों ने आपके साथ अप्लाई किया तो उसके हिसाब से आपको फिर स्टेटमेंट रखनी होगी। उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। वो ये नहीं है कि आपकी अगर 40 लाख की है तो वाइफ की भी 40 लाख की होगी, उसके फिगर्स डिफरेंट हैं। अच्छा, इसी तरह इसी के स्टेटमेंट के रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट में कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि वो 6 माह की होनी चाहिए या मतलब लेट्स सपोज अगर आपने आज वीज़ा अप्लाई करना है, आज जो है आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं, तो आया उसी दिन जो है आप अपने फ़ंड जो है उसमें ट्रांसफ़र रख सकते हैं अमाउंट, या कि इसके लिए भी शर्त जो है जैसे कि विजिट वीज़ा के लिए अमूमन शर्त होती है कि 6 माह की आपकी स्टेटमेंट जो है होनी चाहिए, तो इसमें जो है क्या क्राइटेरिया ये भी ज़रा बताएँ। इसके लिए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्रेश भी लग सकती है। आपने अगर आज कल वीज़ा अप्लाई करना है, आप आज स्टेटमेंट का प्रिंट ले लें और आप अप्लाई कर लें। अकाउंट नया होना कोई इशू नहीं है, लेकिन इस इनटेक में देखा गया है, जो मेरे फ्रेंड्स को रिप्लाई आया, नया अकाउंट था तो एम्बेसी को डाउट था कि जैसा कि कुछ इन्वेस्टर से स्टेटमेंट बनवाई जाती है, तो ये एम्बेसी को भी पता है इस चीज़ का, लेकिन उनको डाउट था तो उन्होंने उससे क्या रिक्वायर किया गया, उन्होंने बोला कि आप अपनी किसी और अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो शो करवाएं। उसमें फिर उसका एक अपना अकाउंट था जो वो डेली एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ कर रहा था, तो उसने उसकी स्टेटमेंट लगाई, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो गया। एक मेरे और दोस्त को रिप्लाई आया कि आप अपने अकाउंट की पिछली 6 माह की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमें शो करें। अब उसका अकाउंट नया था, वो कैसे कर सकता था, उसने उसको जस्टिफाई किया। अब अगर एम्बेसी आपको कोई क्वेश्चन करती है आपकी स्टेटमेंट पे, या आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है आपने उसमें लिखी है वीज़ा के अंदर कि आपका गोल क्या है, आप क्यों जा रहे हैं, आपका कोर्स कैसे आपको हेल्प करेगा, अगर इस पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने बड़े तहम्मुल से उन्हें जस्टिफाई करना है। स्वीडन ऐसा कंट्री है कि अगर आप उनको लीगल एंड डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जस्टिफाई कर लेते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन की रेशो बहुत कम है, वीज़ा लग जाता है। वो क्वेश्चन है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक तो आपने ये बताना है कि जाने से पहले आपने डिग्री जो है वो कहाँ से जो है वो वेरिफिकेशन करवाई है वो बताएं,
और दूसरा ये बताएं कि स्वीडन में अगर आप इंशाल्लाह अगले वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में आप चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे मंथली कितने एक्सपेंसेस हैं, कुछ इस पे आपने होमवर्क किया है, कुछ दोस्तों से इन्फॉर्मेशन लिया है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में गाइड करें। जी, सबसे पहले तो डिग्रीज अटेस्ट करवाने से के हवाले से जो स्वीडन में आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अटेस्टेड डिग्रीज चाहिए होंगी। जो है विदाउट अटेस्टेड डिग्रीज वो एक्सेप्ट नहीं करते। अटेस्ट करवाने के लिए आपको पहले अपने बोर्ड से जो है मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज अटेस्ट करवानी है। बोर्ड से अटेस्ट करवाने के बाद आपने उसको IBCC से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने मैट्रिक और इंटर की ये डिग्रीज दोनों अदारों से टेस्ट करवा ली, तो उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है ये दोनों को आपने HEC से अटेस्ट करवाना होता है ओरिजिनल को, और साथ में आपने एक कॉपीज़ जो है वो भी एक सील्ड एनवेलप में करवा लें। और IBCC से भी आपने मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज अटेस्ट करवाई हैं उसकी भी एक कॉपी जो है वो सील्ड एनवेलप में करवा लें। उसका प्रोसेस ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ये सील्ड कॉपीज़ जो है सील्ड एनवेलप में कॉपीज़ जो है वो मांगती हैं, फिर उन्हें वो यहाँ से पार्सल करते हैं, तो वो जो एनवेलप है वो खुद ही खोलते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था इनका एक्सपेंसेस के हवाले से। इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट हाउसिंग यानी कि वो अपनी अकोमोडेशन ऑफ़र करती हैं, उसमें उनके डिफरेंट चार्जेस हैं। जैसे मैं गोतनबर्ग के हवाले से बात करूं तो इनकी एक SGS हाउसिंग सोसाइटी है जिसका रेंट है 3000 करोड़। अपसाला यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपसाला की है वो 4000 प्लस है उसकी जो है रेंट है। तो इसी तरह अगर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वो यही जो इसको प्रेफर करते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र हुई है, क्योंकि ये एक तो नियर टू यूनिवर्सिटी होती है, दूसरा इसमें कोई स्कैम वगैरह नहीं होता अगर आप प्राइवेट ले रहे हो। प्राइवेट में ये होता है कि आप अगर फेसबुक के थ्रू या जैसे हमारे यहाँ पे OLX है वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं अपनी अकोमोडेशन, लेकिन वहाँ पे स्कैम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आपको अगर कोई लीगल और ऑथेंटिक बंदा मिल जाता है तो वहाँ पे कुछ दोस्त ऐसे करते हैं कि वो 4 से 5 दोस्त मिल के एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और फिर उसका रेंट डिवाइड कर लेते हैं। वो जो है वो 1500 से 2000 करोड़ के दरमियान जो है वो उसका रेंट हो जाता है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। खाने पीने के हवाले से बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है वो 1500 के अराउंड जो है उसमें मैनेज हो जाता है, वो इतना कॉस्टली नहीं है। अच्छा, इसको अगर मैं समराइज़ करूँ एक्सपेंसेस को तो इसमें मंथली जो है ये 5000 जो है स्वीडिश क्रोन बनेगा और पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1 लाख रुपया जो वो पाकिस्तानी बनता है, जो कि एक्सपेंसेस मुजम्मल साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तकरीबन इतने बन जाते हैं। मैं ये भी एक्सपीरियंस शेयर किया है कि डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से जो है आपने फॉरेन ऑफिस से भी कोई अटेस्टेशन नहीं करवानी। जो डिग्री है वो डेफिनेटली HEC करेगी, और जो आपकी इंटर और इसके अलावा मैट्रिक की जो डिग्रीज़ हैं वो आपको पहले बोर्ड करेगा, उसके बाद आपको पता ही है कि IBCC जो है वो वेरिफिकेशन करती है। तो फॉरेन ऑफिस की वेरिफिकेशन जो है वो आपको करवाने की स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, और ना ही स्वीडन की एम्बेसी से आपको वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल इंटरव्यू के एंड पे जो है वो पहुँच रहे हैं। अब मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बताइएगा कि अगर आप वहाँ पे इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ जो है एक बंदा जिसे स्वीडिश लैंग्वेज नहीं आती तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कितनी हैं, कैसी हैं, और कि किस नेचर की जॉब्स हैं, उसके हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को जो है वो बताएं ज़रा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो मेरी सर्चिंग है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं वो फडूरा की जॉब करते हैं। जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा है, इस तरह वहाँ पे फडूरा है, ऊबर ईट्स है, यानी कि वो फूड की डिलीवरी की जॉब है जो सबसे ज़्यादा जॉब की जाती है। स्टूडेंट्स जो करते हैं वो यही जॉब करते हैं, इसमें वो अच्छा खासा कमा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे फास्ट फूड का काम काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि घर में ही वो अगर डिलीवर हो जाए तो। दूसरा नंबर पे आप किसी स्टोर पे जो है वो जॉब कर सकते हैं। अखबार जो है वो अखबार न्यूज़पेपर आपने लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसकी जॉब कर सकते हैं आप। तो इस तरह की जो और जॉब्स हैं वो पहले आपको जाते ही आपको मिलेंगी। अगर आपको लैंग्वेज आती है स्वीडिश लैंग्वेज, कोई भी वाइट कॉलर जॉब है या आपने ऑफिस में कोई जॉब करनी है तो वो प्रेफर करते हैं कि आपको स्वीडिश आनी चाहिए। अगर स्वीडिश नहीं आती तो वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, इसमें फिर आपको और जॉब्स ही करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप के हवाले से जो लोग स्कॉलरशिप पे जाते हैं वो उनके लिए क्या डिस्काउंट होता है फीसिस में, या इसके हवाले से क्या वहाँ पे स्कोप है, कितना कुछ चार्म है कि किस तरह के लोगों को, किस तरह के स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप मिलता है,
और अपने बारे में भी बताएं कि आपने स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं या आप रेगुलर स्टडी पे जो है वो जा रहे हैं। स्कॉलरशिप के वाले से पहले मैं बता दूं कि स्कॉलरशिप स्वीडन में दो तरह का है। एक यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप देती है और एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट अदारा है जो स्कॉलरशिप देता है। अगर यूनिवर्सिटी की दोनों में से कोई स्कॉलरशिप आपको एक ही लेनी है अगर आप दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपना क्राइटेरिया देखती है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स अगर आपने अप्लाई किया उसमें आपको वो रैंक करेगी कि आप उसके क्राइटेरिया पे मीट कर रहे हैं। उसमें जो मोस्टली मैंने देखा है वो सबसे पहले तो वो दो ग्रुपिंग करते हैं कि अगर आपका आइल्स है तो उसको ग्रुप 1 में रखेंगे और जिनका आइल्स नहीं है उनको ग्रुप 2 में। दूसरे नंबर पे आपका जो प्रीवियस डिग्रीज़ के नंबर हैं CGPA है उसको वो रैंक करेंगे, तो इस हवाले से स्कॉलरशिप को ऑफ़र करेंगे। दूसरे नंबर पे जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट है, स्वीडिश इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, ये आपको बिल्कुल फ्री स्टडी है। जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है उसमें वो आपको चांस होता है कि वो 20% करें, 30%, 50% या 75%, तो इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है। बाकी जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल फ्री स्टडी है। उसमें जो आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो यूनिवर्सिटी को स्वीडिश इंस्टीट्यूट पे करेगा, प्लस 10,000 क्रोन आपको मंथली जो है वो एक्सपेंडिचर्स देगा कि आप वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी उससे बियर कर सकें। जो आपने मेरे हवाले से क्वेश्चन पूछा उसमें मैं बता दूं कि मेरा जॉन शॉपिंग में भी एडमिशन हुआ था। जॉन शॉपिंग बिज़नेस स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा, उसमें मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और मुझे 30% स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन मैंने उसको डिक्लाइन किया। और जब गौतमबुद्ध का मेरा ऑफ़र आया और जॉन शॉपिंग में मेरा अभी जो ऑफ़र लेटर मेरे पास मौजूद था, लेकिन दोनों में से मैंने एक को चूज़ करना था तो फिर मैंने गौतमबुद्ध को चूज़ किया। स्वीडन में एक बात है कि जॉब के हवाले से शेयर करता चलूँ कि अगर आप जा रहे हैं तो बड़े सिटी को प्रेफर करें। छोटे सिटीज़ में जॉब जो है वो मिलना मुश्किल है, बड़े सिटीज़ में जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, इसलिए मैंने जॉन शॉपिंग की बजाय गौतमबुद्ध को सेलेक्ट किया था। गौतमबुद्ध एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और बड़े सिटी में भी है, उसकी फ़ीस भी जो है वो रिलेटिवली कम है। सर मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि एक तो आप बताएं कि आया जो है आपने जितना भी प्रोसेस किया है उसमें कोई आपसे एम्बेसी ने कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया है टेलीफोनिकली या फिज़िकली, और उसी के रेलिवेंट क्वेश्चन ये है कि आपने जो वीज़ा अप्लाई किया वो आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट जो है वो फेडिक्स या जेडी से रहा है या एम्बेसी से रहा है, इसके बारे में जो है बताएं हमें। वीज़ा अप्लाई करने के वाले से ये बात है कि आपने वीज़ा जब अप्लाई करना है तो वो माइग्रेशन की वेबसाइट पे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। माइग्रेशन वर्कर यानी कि स्वीडन की जो अपनी एम्बेसी है उसमें आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी होती है और उसके बाद ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। कोई डॉक्यूमेंट्स या फाइल कहते हैं कि आपको एम्बेसी में जाके सबमिट नहीं करवानी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगले दिन ही या एक वीक बाद या एक मंथ बाद जब भी एम्बेसी ने आपका केस देखा वो उनको अगर आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है तो वो आपको ईमेल कर देते हैं, या वो उनको आपकी एप्लीकेशन में कोई आपसे वो मज़ीद पूछगछ करना चाह रहे हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। लकीली मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। मैंने जब अप्लाई किया तो मेरा तकरीबन 2 माह के बाद मेरा डिसीजन आया था, तो मुझे विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन और विदाउट इंटरव्यू डिसीजन आया था। इंटरव्यू में भी आपने जो एम्बेसी पूछती है वो यही है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपका किस कोर्स में एडमिशन हुआ है, आपको ये कोर्स कैसे हेल्पफुल करेगा, आपकी प्रीवियस डिग्री से कोर्स कैसे रिलेट कर रहा है, और आपने जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट आपने वीज़ा फाइल करने के अंदर लिखनी होती है। वो शॉर्ट सी स्टेटमेंट है, उसको अगर जितनी वो स्ट्रांग होगी, जितना आप उसको बेहतर लिख सकेंगे उतना आपका वीज़ा एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट बेहतर पड़ेगा। और वीज़ा एप्लीकेशन जो इंटरव्यू होता है उसमें भी वो यही उसी स्टेटमेंट के अंदर से आपसे क्वेश्चन करते हैं, उसको आपने जस्टिफाई करना होता है। तो वीज़ा इंटरव्यू भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू हो भी जाता है तो इंटरव्यू टेलीफोनिक का होता है या फिजिकल इंटरव्यू होता है? नहीं, वो इंटरव्यू जो होता है वो फिजिकल इस्लामाबाद एम्बेसी में होता है। और अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आई है तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, वो आपको डेट देते हैं, देन आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू होता है। और अगर आपका इंटरव्यू नहीं भी हुआ, आपका डिसीजन आ गया, आपको वीज़ा ग्रांट हो गया, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है बायोमेट्रिक्स के लिए। आपने अपने फिंगरप्रिंट्स एम्बेसी में जाके स्कैन करवाने होते हैं, उसके लिए भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। एम्बेसी आपको इस्लामाबाद एम्बेसी स्वीडन की
वो आपको अपॉइंटमेंट देगी। आपने वहाँ पे जाना है, अपना जो है फिंगरप्रिंट्स देने हैं, फ़ोटो देनी है, और उसके बाद आपको जो है वो यूटी कार्ड यानी कि जो आपका स्टूडेंट परमिट है वो आपको मिलेगा। पासपोर्ट पे इनका वीज़ा नहीं लगता, यानी पासपोर्ट पे स्टिकर जो है वो नहीं मिलेगा आपको, बेसिकली स्टूडेंट कार्ड जो मिलेगा, जैसे जिस तरह का रेजिडेंट कार्ड होता है उसी तरह स्टूडेंट कार्ड जो है आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो कि स्वीडन जो आना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके बावजूद भी अगर स्वीडन के स्टडी के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मुजम्मल साहब से इंशाल्लाह इन टच रहूँगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमने जितने भी आंसर किए हैं जो इनके अलावा हुआ, तो इंशाल्लाह हम जो है उसको एड्रेस करेंगे और आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो ये इन्फॉर्मेशन जो पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।